चलिए आज रीता कुमारी के कथा संसार में सुनते हैं उनकी कहानी यह कैसी होती। कहानी सुनाने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि आप सबों ने अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सुनते हैं रीता कुमारी जी की कहानी यह कैसी होती। मुजफ्फरपुर पहुंचकर जैसे ही अम्मा जी के पैर छूने बढ़ी, उनकी डबडबाई आंखें और मुरझाया चेहरा देख एक अनजानी आशंका से मेरा दिल धड़क उठा। आशंका के अनुरूप जो सूचना अम्मा जी ने दी उसे सुन पांव तले से जैसे धरती ही निकल गई। हमारे पड़ोस में रहने वाले प्रवीण, जो मेरे पति का बेस्ट फ्रेंड भी था, अचानक ही आबू धाबी में उसका देहांत हो गया था। रात में खाना खाकर सोया और सुबह अपने कमरे में मृत पाया गया। वह अकेला ही आबू धाबी गया था। उसकी पत्नी मानसी दिल्ली में अपने फ्लैट में अकेले ही रह रही थी। दुबई में रहने वाले प्रवीण के एक रिश्तेदार विवेक उसका मृत शरीर लेकर इंडिया आने वाले थे, लेकिन कानून प्रक्रियाओं में बढ़ती उलझनों के कारण पूरे 5 दिन बाद भी विवेक इंडिया नहीं पहुंच पाया था। मानसी अपने 2 भाइयों के साथ दिल्ली से मुजफ्फरपुर आ गई थी। तभी प्रवीण के घर से गीता पाठ की आवाज़ मेरे घर के आंगन तक आने लगी थी। घर में काम करने वाली गंगा काकी ने बताया कि गीता पाठ की व्यवस्था मानसी ने करवाई थी। सुनकर दिल को राहत महसूस हुई। मेट्रो सिटी में रहने वाली पढ़ी लिखी लड़की इतना कुछ अपने पति की आत्मा की शांति के लिए कर रही थी, यही क्या कम है। गंगा काकी अपने काम समाप्त कर हाथ पोंछते हुए बोली, इतना ही नहीं छोटी बहू, रात में बहनों ने पंडित जी को गरुड़ पुराण का पाठ करने के लिए बुलवाया है। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग तो बचा नहीं है जो ढंग से सारे कर्म पूरे करवाए। पूरा घर 2 भागों में बट गया है, एक प्रवीण की पत्नी और उसके मायके वालों के बीच, दूसरा प्रवीण की बहनों और बहनोइयों में। दोनों पक्ष यह साबित करने में जुटे थे कि प्रवीण उनका ज़्यादा अपना है और उस घर परिवार पर प्रवीण के बाद उनका ही सबसे ज़्यादा अधिकार है। गंगा काकी के जाने के बाद मेरी सासू माँ ने जो कुछ मुझे बताया वह तो और भी मुझे चकित और अचंभित कर गया। उन्होंने बताया कि वह सारी खींचातानी दरअसल पुश्तैनी मकान और प्रवीण की माँ के गहनों के लिए चल रही थी। दुख तो इस बात का था कि यह सब प्रवीण के मृत शरीर के आने के पहले ही शुरू हो गया था। कितना कुछ किया था प्रवीण ने अपने परिवार के लिए। मन भी तृष्णा से भर उठा। न चाहते हुए मन अतीत की गलियारों में भटकने लगा। प्रवीण मेरे पति समीर के बचपन का दोस्त था। दोनों के साथ साथ स्कूल से लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई पूरी की थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर अभी दोनों अपनी कल्पनाओं में रंग ही भर रहे थे कि प्रवीण के कल्पनाओं के सारे रंग एक झटके से नियति ने बिखेर दिए। वैज्ञानिक बनने के उसके सारे ख्वाबों के चिथड़े उड़ गए। अचानक ही हार्ट फेल हो जाने से उसके पिता की मृत्यु हो गई, जिससे देखते ही देखते घर की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गईं। जिम्मेदारियों के एहसास ने खुद ब खुद उसके रिसर्च सेंटर में काम करने की उसके ख्वाब पर लगाम लगा दी। उसने बिहार में ही रहने वाले एक कंपनी में अपने लिए काम ढूंढ लिया। बहुधा विपत्ति में मनुष्य के लिए कुछ रिश्ते इतने हम हो जाते हैं कि वो अपनी सारी खुशियाँ, अपना सारा जीवन ही दांव पर लगा देता है। प्रवीण 3 बहनों का इकलौता भाई था। उमादी और सीमादी उससे बड़ी थी और रेवा सबसे छोटी। उमादी की शादी तो उसके पापा ही कर गए थे, फिर भी 2 बहनों की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर थी। उसके पापा का सारा बैंक बैलेंस उमादी की शादी में ही समाप्त हो गया था, जिससे किसी तरह गांव की ज़मीन बेचकर और कुछ कर्ज लेकर उसने सीमादी की शादी भी काफ़ी अच्छे घर में करवा दी। उसी समय रेवा का मेवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए पत्र आ गया। एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा जो प्रवीण के नाम था, कभी उसकी नानी ने उसे दिया था, उसी ज़मीन को बेचकर उसने रेवा का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा दिया और बचे पैसों से रेवा के बैंक खाते में जमा करा दिया। ये सारे काम निपटाकर वह अपने अनुकूल नौकरी की तलाश में जुट गया था। कहते हैं जब हम यह सब सोचकर कि पूरी तरह निश्चिंत हो जाते हैं कि सब कुछ दुरुस्त हो गया है, तभी ऐसा कुछ अचानक घटित हो जाता है जो हमें हमारी अच्छी भली जिंदगी को तहस नहस कर डालता है। हम जीवन जीने का उत्साह ही खो देते हैं। एक दिन अचानक प्रवीण को उमादी ने रोते रोते फ़ोन किया कि उसके जीजाजी की दोनों किडनियाँ काम करना बंद कर दिया है।
दूसरे ही दिन वह दुर्गापुर के लिए रवाना हो गया। जीवन के ऐसे कठिन दौर में उमादि के ससुराल वालों ने पूरी तरह अपना हाथ खींच लिया। तब परवीन ने आगे बढ़कर उनके आंसू पूछे और जीजा जी के इलाज कराने का आश्वासन दिया। जब सारे भारतीय अमेरिका और कुवैत की लड़ाई से घबराकर इंडिया वापस आ रहे थे, परवीन ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अपने सारे सपनों की तिलांजलि देकर कुवैत चला गया। जाने से पहले हम सब ने उसे इतना खतरा उठाने के लिए मना किया, लेकिन वह नहीं माना। हम लोगों में से किसी की बात नहीं सुनी तो ना सुनी, उसने तो मीनू की बात भी ना सुनी, जिससे वह कभी जान से भी ज़्यादा प्यार करने का वादा करता था। यह शायद हमारी संस्कृति की विलक्षणता है, या जुनून, या फिर उस रहस्यमय नियति का खेल जो कभी कभी हम त्याग की हदें पार कर जाते हैं। मीनू बार बार से मिन्नतें करती रही, परवीन तुम यूँ मत जाओ, मेरे पापा इतना लंबा इंतज़ार नहीं करेंगे, वे मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। फिर भी वह बिना कुछ जवाब दिए कुवैत चला गया। उसके वहाँ जाते ही हर महीने मोटी रकम आने लगी, जिससे धीरे धीरे सारी समस्याओं का समाधान खुद ब खुद हो गया। उसके जीजा जी का ऑपरेशन हो गया, उनके दोनों बेटों को IIT में दाखिला मिल गया, रेवा की पढ़ाई और शादी भी बड़े आराम से हो गई। वह सभी की ज़िंदगी व्यवस्थित करने में लगा रहा। एक देश से दूसरे देश पैसा के पीछे भागता रहा, जिससे उसकी खुद की ज़िंदगी अस्त व्यस्त होकर रह गई। उसने सबके लिए सोचा, सिर्फ नहीं सोचा तो खुद के लिए। मीनू के पिता भी उसका कितना इंतज़ार करते। उन्होंने मीनू की शादी कहीं और तय कर दी। मीनू ने भी इस शादी को नियति का फैसला मान स्वीकार कर लिया। अपने से छोटी बहनों का जीवन उसके कारण दांव पर लग गया था। मीनू के शादी के बाद से तो प्रवीण ने इंडिया आना ही छोड़ दिया। गुजरते समय और काम की व्यस्तता के बीच हमारे दिलों में भी उसकी यादें धूमिल पड़ने लगी। तभी एक दिन अचानक प्रवीण वापस लौट आया, इस फैसले के साथ कि अब वह यहीं रहेगा। अपने वतन की मिट्टी की यादें अंततः उसे खींची लाई थी। जब वह मुझसे मिलने आया तो ना जाने क्यों बहुत उदास और थका थका सा लग रहा था। मैंने जब उसे नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करने की सलाह दी तो अचानक ही उसकी आंखें भर आई। 40 पास करते अपनी उम्र के इस पड़ाव पर आप ही बताइए भाभी, कहाँ से शुरुआत करूँ और कैसे? मैंने कहा, सबसे पहले यहाँ अपने लिए नौकरी तलाश कर खुद को व्यवस्थित कर लो। देखना, समय के साथ ज़िंदगी खुद ब खुद पटरी पर आ जाएगी। रात चाहे जितनी भी लंबी हो, सुबह तो होनी ही है। उस दिन वो मुजफ्फरपुर लौट गया। जल्द ही उसे बोकारो में एक अच्छी नौकरी मिल गई। अचानक एक दिन उसने मुझे सूचित किया कि वह किसी मानसी नाम की लड़की से शादी करने जा रहा है। सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई। मानसी उसी के ऑफिस में काम करने वाले एक कर्मचारी की बहन थी। मानसी के भाई ने बहुत जिद कर अपनी आर्थिक स्थिति की दुहाई देकर तरह तरह से प्रवीण को समझाकर शादी के लिए तैयार कर लिया था। मैं तो शादी नहीं करना चाहता था। वह बोला मुझसे, लेकिन मैं क्या करूं, बहुत जिद कर रहे हैं ये लोग। मैंने उसे समझाया, तुम शादी कर लो। मैं तो शादी में नहीं जा सकी, लेकिन प्रवीण की मानसी को लेकर मेरे घर आ गया था। वह दिल्ली में एक फ्लैट बुक करवाना चाहता था, क्योंकि भविष्य में वह मानसी के साथ दिल्ली में ही रहना चाहता था। भले ही मानसी और उसकी उम्र में पूरे 15 वर्ष का अंतर था, लेकिन वे दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे। मानसी अपने पति का पूरा ख्याल रखती थी। अपने प्यार और अपनी देखभाल से प्रवीण के हर पल पर जैसे छा गई थी। बरसों से बेतरतीब सी हो गई प्रवीण की जिंदगी को उसकी संगनी ने काफ़ी अच्छे ढंग से व्यवस्थित कर दिया था। वह खुशनसीब था जो इस उम्र में इतनी अच्छी पत्नी उसे मिली थी। प्रवीण की ज़िंदगी में इतनी अधिक खुशियाँ देख मुझे बहुत अच्छा लगता था। उन दोनों ने मिलकर दिल्ली में एक काफ़ी महंगा फ्लैट बुक किया। इस सिलसिले में वह लोग कई बार दिल्ली आए। प्रवीण ने ज़िंदगी की सारी खुशियाँ पाली थी, फिर भी न जाने क्यों मुझे वह काफ़ी बुझा बुझा और उदास लगता। जब मैंने मानसी को कुरेदा तो उसने जो बताया उसे सुनकर फिर मुझे आश्चर्य हुआ। उसने बताया कि प्रवीण के सारे जन्म के रिश्ते उससे दूर हो गए थे। अभी तक जिन भाई बहनों के प्यार की लोग मिसाल देते थे, आज उन्हीं भाई बहनों के बीच बहने वाला प्यार का वह सोता सूख कर कैक्टस का जंगल बन गया था।
मानसी ने बताया कि उसकी शादी के बाद से ही भाई बहनों के रिश्तों में दूरियां पनपने लगी थी। शादी के बाद प्रवीण का पत्नी के प्रति बढ़ता प्यार और लगाव ही इस अलगाव का मूल कारण बन गया था। हमेशा से बहनों के लिए समर्पित प्रवीण के पैसों और खिदमतों की उन्हें इतनी आदत पड़ गई थी कि अचानक इन सबसे वंचित हो जाने का भय उन्हें मानसी के प्रति ईर्ष्या और घृणा से भर रहा था। हमेशा अपने भाई की खुशी के लिए प्रार्थना करने वाली बहनों को भाई की खुशी ही नहीं रास आ रही थी। प्रवीण अपने रिश्तों को बचाने की जितनी कोशिश करता उतनी ही उसकी बहनों का रुदन बढ़ता जा रहा था। माँ के मरते ही प्रवीण के लिए सारे रिश्ते अजनबी हो गए थे। फ्लैट बुक करने के महीने भर बाद ही प्रवीण फिर से आबू धाबी के लिए रवाना हो गया। एयरपोर्ट जाने से पहले जब वह मुझसे मिलने आया तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। यह क्या प्रवीण, अच्छे भले तो जी रहे थे, फिर अचानक आबू धाबी जाने का फैसला क्यों कर लिया, वो भी अकेले? यह नहीं सोचा कि मानसी को अकेले कितना बुरा लगेगा? इस बार तो मैं सिर्फ मानसी के लिए ही जा रहा हूँ भाभी, क्योंकि उसे दिल्ली में जैसा फ्लैट चाहिए उसके लिए मुझे जाना ही होगा। वैसे भी सिर्फ 2 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पर ही जा रहा हूँ। अब वहाँ ज़्यादा रुक कर क्या करना है? इतने वर्षों की तपस्या तो वहीं व्यर्थ हो गई। सारे रिश्ते मुझसे दूर हो गए। इस बार वह वनवास पत्नी के लिए ही सही। उसकी आंखों का क्षोभ और वेदना मुझे कई दिनों तक बेचैन किए रही। उसके जाने के बाद से मानसी अपने मायके के वालों के साथ ही मगन रही। 1 साल बाद उसने दिल्ली में अपनी पसंद का फ्लैट रजिस्ट्री करवा लिया और दिल्ली में ही रहने लगी। प्रवीण के यहाँ नहीं रहने के कारण दिल्ली में रहते हुए मानसी का मेरे यहाँ आना जाना बहुत कम हो गया था। मुजफ्फरपुर आने पर ही मुझे इस दुर्घटना का पता चला। ये सुन मेरी आत्मा गहन पीड़ा से छटपटा उठी थी। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि इस दुखद दृश्य का सामना करूं, पर न चाहते हुए भी मुझे प्रवीण के घर जाना ही पड़ा। थोड़ी देर तक मानसी को समझाती रही, फिर थोड़ी देर उमादि को औपचारिक रूप से पूछताछ भी करनी ही थी। अचानक क्या हो गया था प्रवीण को? मैंने धीरे से उमादि से पूछा। कार्डियक अरेस्ट हो गया था, उमादि ने कारण बताया। मेरा दिल चाह रहा था कि उमादि को बोलूं कि जिसके दिल पर इतने आघात किए गए हों उसकी दिल की धड़कनें भला कैसे कायम रह सकती हैं, लेकिन अब तक कुछ भी कहने सुनना बेमानी था। मैं चुपचाप वहाँ से चली आई। दिल्ली से लौटने के बाद एक दिन फ़ोन पर सासू माँ ने बताया प्रवीण का पुश्तैनी मकान बेचकर आए रुपये को प्रवीण की माँ के गहनों को तीनों बहनों और मानसी के बीच बराबर से बांट दिया गया है। महीनों प्रवीण की यादें आसपास मंडराती रही, लेकिन समय इतना बलवान है तो सारी यादें दिल में दफन कर देता है। धीरे धीरे सभी अपने जीवन में रच बस गए। देखते देखते 5 वर्ष गुजर गए। एक दिन अचानक ही दिल्ली में कनॉट प्लेस में मेरी मुलाकात मानसी से हो गई। सजी सवरी मानसी की मांग में सिंदूर जगमगा रहा था। जब झुककर उसने मुझे प्रणाम किया तो मैं अवाक उसे देखती रह गई। साथ में उसका हमउम्र एक व्यक्ति था जिसका परिचय कराते हुए बोली, ये मेरे पति आलोक अवस्थी हैं, सेना में कर्नल हैं, कभी रांची विश्वविद्यालय में मेरे साथ पढ़ते थे। थोड़ी देर तक वह इधर उधर की बातें कर जब जाने लगी तो बुलाने की औपचारिकता भी निभा ही गई। कभी हमारे घर भी आइए। आजकल कहाँ रह रही हो? अपने मयूर बिहार वाले घर में। मेरे उस घर में तो आप कई बार आ चुकी हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप पता भूली होंगी। मैं मन ही मन में बोली, उस मकान को भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। उसी मकान को खरीदने के चक्कर में प्रवीण ने अपनी जान गंवाई थी। प्रत्यक्ष रूप से मैं कुछ बोलती उसके पहले ही वह पति संग मोटरसाइकिल पर बैठकर चली गई और मैं उसे जाते हुए दूर तक देखती रही। तभी समीर की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। वैसे क्या बहुचक्षी मानसी को देखे जा रही हो? उसने शादी ही तो कर ली है, इसमें गलत क्या है? अभी उसकी उम्र ही क्या थी? चाहे कोई कितना भी किसी को प्यार करे, इतनी लंबी उम्र वहीं अकेले नहीं काटी जा सकती। आप शायद ठीक ही कह रहे हैं। मानसी ने सही समय पर सही फैसला लिया। दूसरे ने भी कहाँ गलत फैसला लिया था। मुसीबत में बहनों के काम भाई नहीं आएगा तो कौन आएगा? मीनू भी सही ही थी। इस भौतिकवादी युग में कोई किसी का उम्र भर तो इंतजार नहीं कर सकता। मैं तो यह सोच रही हूँ कि इस जीवन संग्राम में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना सभी ने किया, फिर भी आहुति सिर्फ प्रवीण को ही क्यों देनी पड़ी?
गीता में भी कहा गया है, फल की चिंता किए बिना कर्म करने वाले निष्काम कर्मयोगी का जीवन शांत और सफल होता है। पर यह कैसी चीज शांति मिली प्रवीण को? कोई पूछे दुनिया के उस सबसे बड़े नाटककार से कि सभी के सुखों के लिए प्रवीण की ही आहुति क्यों दी उसने? प्रवीण के सुखों की रक्षा करने वाला दूसरा कोई निष्काम कर्मयोगी क्यों नहीं आगे आया? अभी आप सुन रहे थे रीता कुमारी की कहानी एक ऐसी आहुति। धन्यवाद। फिर किसी ऐसी कहानी के साथ उपस्थित होती हूँ।